जो आपने अपने विचारों को रखा, मुझे प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। रामभद्राचार्य जी बहुत बड़े संत हैं जिनके नेत्र नहीं है लेकिन उनमें परम ज्ञानी माना जाता है। उन्होंने एक वक्तव्य दिया, उन्होंने बोला आने वाले दिनों में धर्म और अधर्म का युद्ध होगा। और उन्होंने ये भी बोला ये जो अलायंस बना है, INDIA अलायंस बना है, ये सनातन के विरोध में बना है। क्या आपको लगता नहीं है भारत की बात हो, सनातन की बात हो, भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे की तरफ लेके जा रही है? रामभद्राचार्य जी एक हिंदू वांग्मय के प्रकांड विद्वान हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन पूरा इतिहास के जानकार है, इतिहासकार है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं अगर विरासत की बात करता हूं तो पहली बात, ये ध्यान से सुनिएगा, पहली बात यह है कि अंग्रेजों ने भारत को कभी इंडिया नहीं कहा। अंग्रेज तो बहुत बाद में आए। अंग्रेजों के आने से पहले जो पहला एक इतिहास दिखता है, जब वो क्रिस्टोफर कोलंबस एक समुद्री यात्रा पर निकलते हैं तो वो इंडिया ढूंढने जाते हैं। स्पेनिश राजा ने उसको फंडिंग की थी, और जब इंडिया ढूंढने जाते हैं तो कहीं जाके अमेरिका के तट पे उतर जाते हैं, बोला मुझे इंडिया मिल गया। बाद में पता चलता है इंडिया है ही नहीं, वो पूरब की जगह पश्चिम चले गए थे। यानी इंडिया 1100 1200 के आसपास, 1300 1400 उस दरमियान भी था, तब अंग्रेज नहीं आए थे यहां पे। तो निश्चित तौर पर हमारी पहचान पूरी दुनिया के नजर में इंडिया रहा, वो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं बल्कि एक भारत की पहचान भी है। हाँ, भारत की हमारी जो अंदरूनी पहचान है वो भारत की परंपराएं है, भारत का धर्म है, भारत की संस्कृति है, भारत की अपनी विरासत है। लेकिन इंडिया और भारत एक दूसरे के टकराव में है, मैं ऐसा नहीं मानता। इंडिया और भारत एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूं। हम अपने आप को भारत की पहचान से जोड़ करके रहते थे, इसमें कोई एतराज नहीं हो सकता। ठीक है, जवाब सुधांशु आल्सो रिस्पॉन्ड। बात को ट्विस्ट करते हैं। अब मैं जवाब दे लूं संजय जी? ये गलत है संजय जी। अब मैं आपको जवाब देता हूं। आपने बिल्कुल सही बोला, मैं आपकी बात, अरे भाई अब आप इतना बोल चुके, अब तो हमें बोलने दीजिए मान्यवर। आपने बोला, मैं आपकी बात का समर्थन सही बोलिए। बिल्कुल इन्होंने सही तथ्य बोला है। सबसे पहले ये इंडिया नाम का उल्लेख आता है मेगस्थनीज, जो कि 3rd सेंचुरी BC में आता है। वो यूनान से, वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में एम्बेसडर बन के आता, उसने किताब लिखी इंडिका। वो पूरी तरह अवेलेबल नहीं है मगर फ्रैगमेंट्स ऑफ इंडिका अवेलेबल हैं। वो पहले इस भारत को इंडिक और वहां से वो इंडिया नाम देता है, और वहां से इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती थी। बिल्कुल यही तो हम भी कहना चाहते हैं। ये विदेशियों का दिया हुआ नाम था और विदेशियों का दृष्टिकोण था। आप उस दृष्टिकोण के साथ रहना चाहते हैं कि यूरोप और ग्रीस हमको जिस नजरिए से देखता था उस नजरिए का नाम है इंडिया, और आपने कहा हम अपने को भारत समझते नहीं। मैं आप ही का वाक्य नहीं, हम ये भी नहीं हम कह रहे। अपने स्व का जो अनुभव करते हैं वो है भारत। तो बस इस आइडिया, चूंकि अब राहुल गांधी ने कहा यह आइडिया की लड़ाई है, तो यह उस आइडिया की लड़ाई है कि भारत को यूरोप के नजरिए से देखा जाएगा या भारत को भारत के विचार से अनुभव किया जाएगा। जी, मैं संजय निरुपम, मैं इस चर्चा को थोड़ा और डाइवर्ट करता हूं और डाइवर्ट करके विषय पर लेकर आता हूं। प्रधानमंत्री के कई कैंडिडेट हैं, मैं कोट करता हूं। लल्लन सिंह कहते हैं नीतीश कुमार देश को नेतृत्व देने में सक्षम है और देश को नेतृत्व देने के लिए खड़े हैं। संजय राउत कहते हैं कि PM पद के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं उद्धव ठाकरे PM उम्मीदवार हैं। संजय निरुपम यानी आप खुद कहते हैं कि राहुल गांधी, हमारा कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी PM बने। आम आदमी पार्टी कह रही है अरविंद केजरीवाल बने। STSN कह रहे हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री बनने के लायक है तो वो अखिलेश यादव लायक है। यानी प्रधानमंत्री की रेस तो एक है ही, दूसरी रेस है दिल्ली के अंदर। आप लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं स्टेट में, और सेंटर में उनके साथ होना चाहते हैं। हरियाणा में दोनों जगह लड़ना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में वो आपकी सरकार को भ्रष्टाचारी कह के आते हैं। तो आपको लगता नहीं है विरोधाभास बहुत सारे हैं, तो पब्लिक को ये मैसेज जाएगा एक मोदी को हराने के लिए सब कुछ भुला दिया गया, टारगेट सिर्फ नरेंद्र मोदी है। बीजेपी और NDA बार बार यही बात कह रही है। संजय जी, मैं आपके मुद्दे पर आता हूं अमीश भाई, लेकिन उससे पहले मैं एक लाइन स्पष्ट कर दूं जो सुधांशु जी ने दिग्भ्रमित करने की फिर कोशिश की है। आइडिया ऑफ इंडिया और भारत की अवधारणा दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायी हैं, दोनों में एक दूसरे के साथ एक अन्योन्याश्चर्य संबंध है। तो इसलिए इस प्रकार की कोई बात मत कहिए कि इंडिया बोला मतलब विदेशी हो गया, भारत बोला मतलब देशी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। रह गई बात प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की, हमने बार बार कहा है कि जितनी पार्टियां इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन पार्टियों के कार्यकर्ता निश्चित तौर पर चाहेंगे कि उनका नेता प्रधानमंत्री बने।
और इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है, ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि हर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं मेरा नेता इस देश का प्रधानमंत्री बने, इसलिए अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तरफ से इस प्रकार की बातें आएंगी। लेकिन इंडिया गठबंधन का ऐसा कोई अभी तक ये प्रायोरिटी है ही नहीं हमारे लिए। हमने बार बार कहा कि भाई प्रधानमंत्री कौन होगा इलेक्शन के बाद, पर देश के लिए तो प्रायोरिटी होगी ना कि देश को ऑप्शन क्या मिल रही है, मोदी के विरोध में कौन? मोदी के विरोध में मोदी जी के जो कामकाज हैं उन कामकाज के खिलाफ ही हमको चुनाव लड़ना है। आप कहते हैं आपके मोदी के राज में जीडीपी बढ़ गया, मैं कहता हूं जीडीपी घट गया, बल्कि जीडीपी डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में बेहतर था, 2% ज्यादा थे हम लोग। पूरे देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो महंगाई बढ़ी है, जो आर्थिक कुशासन हुआ है, जो 20,000 से ज्यादा जो छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद हुए हैं, ये जो तबाही और बर्बादी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमको इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ना। और आप बार बार क्या कहते हैं? आप नाम बताइए। बिल्कुल नाम बताएंगे एक बार सरकार बनाने की स्थिति में आने के बाद। इसलिए हमारी प्रायोरिटी प्रधानमंत्री पद का नाम घोषित करना नहीं है। और इसलिए तमाम पार्टियों के लोग अगर अपने अपने नेताओं के बारे में कुछ कहते हैं तो हमारे लिए बहुत मायने नहीं रखता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष स्पष्ट कर चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के रेस में, राहुल सुधांशु त्रिवेदी, मैं बीते जब आम आदमी एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब इस प्रकार की बात कहते हैं तो खुद अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि अभी इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, चुनाव के बाद हम तय करेंगे। अरे अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का शासन है, भूपेश बघेल का शासन है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बोल क्या है, गठबंधन की बैठक के बाद बोल कर आए, बोला वहां पर उन्होंने कि भ्रष्ट सरकार है वहां पर। अब ये आता हूं उस मुद्दे पर भी आता हूं, उस मुद्दे अब ये आपका दूसरा विषय है। नहीं, मैंने दूसरा विषय नहीं, ये भी एक विषय है। पार्टियां जी नहीं, एक मिनट रुको ना अभी जरा रुको। अब आप इतना एक्साइटेड मत हो जाओ अब सुधांशु त्रिवेदी की तरह। एक मिनट रुक जाओ जरा सा। तो ये आपने प्रधानमंत्री पद वाले मुद्दे पे आपने कही। अब दूसरा विषय हो गया कि भाई इंडिया गठबंधन की पार्टियां दूसरे पार्टियों द्वारा शासित राज्यों में जाके क्या कह रही हैं। निश्चित तौर पर अवॉइड करना चाहिए केजरीवाल जी को या मान को छत्तीसगढ़ में जाके कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोलना टालना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहते इंडिया गठबंधन कोहेसिव हो और सब लोग मिलजुल करके एक अच्छे ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ संगठित होकर खड़े हों, तो केजरीवाल जी को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। फिर भी वो अपना एक स्टेट के लेवल का एजेंडा चला रहे हैं, चला सकते हैं, नहीं चलाएंगे तो बेहतर होगा, इंडिया और मजबूत होगा इससे। लेकिन उनको इस प्रकार का कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। हमारे हक नहीं, अधिकार नहीं है, वो तो अपने आप को कांग्रेस का विकल्प ही मान के चल रहे हैं भविष्य के लिए। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं। वो तो अपने आप को कांग्रेस का विकल्प मार के चल रहे हैं और उन्होंने कई बार बोला है कि कांग्रेस अब समाप्त हो चुकी है, भविष्य हम ही है। उन्होंने कई बार बोला है, राघव चड्ढा का ट्वीट भी है ऑन रिकॉर्ड, आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। लेकिन मैं फिर दूसरे विषय पर आता हूं जो कि सुधांशु त्रिवेदी आपके लिए एक लाइन जोड़ दूं। हाँ, वो जोड़ लीजिए एक लाइन जोड़ दूं मैं। सुधांशु इंतजार कर रहे, बोलिए बोलिए। आप राघव चड्ढा वगैरह बोल रहे हैं, एक सज्जन है, बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं, दार्शनिक माने जाते हैं, राजनीतिक दर्शन के ऊपर बहुत बोलते हैं। उनने तो एक दिन कह दिया कि भाई कांग्रेस मर क्यों नहीं जाती, और बाद में वही व्यक्ति भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। हो सकता है पहले उनके मन में इस प्रकार के विचार रहे होंगे कांग्रेस के लिए। मैं समझ गया आपका इशारा किसकी तरफ है, गलत थे और मैं समझ गया आपका इशारा किसकी तरफ है, मैं समझ गया आपका इशारा किसकी तरफ है। लेकिन आपने तीर बिल्कुल निशाने पे मारा है, आपने वो तीर बिल्कुल निशाने में मारा है और लोग ट्वीट करके बता भी देंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कई बार राजनीति में ऐसा होता है, ऐसा में तो बीजेपी में भी कई लोग ऐसे चले गए, क्योंकि आप दोनों बड़े परिपक्व हैं तो आप लोगों के सामने तो ये बात हो सकती है। कई लोग तो बीजेपी में भी ऐसे हैं जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या क्या बोलते थे, लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो राजनीति का दौर है, राजनीति का दौर है। वो लोग आज हिंदुत्व पर ज्ञान देते हैं या फिर आरएसएस पे ज्ञान देते हैं, जो पानी पी पी के आरएसएस के बारे में क्या बोलते थे। ये एक राजनीतिक दौर है और ये राजनीतिक मजबूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज की लाचारी है या अपाहिजपन है, इसके बारे में तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये विषय आपका बड़ा जरूरी है जो आपने बोला। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी, मैंने पिछले 15 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला। पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर संसद का स्पेशल सेशन, फिर भारत, फिर इंडिया, फिर G20 में भारत की एक बड़ी कामयाबी हुई है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। G20 की एक बड़ी उपलब्धि, भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करी है और हर दिन 2024 के चुनाव की बात करी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमारा एजेंडा है जन कल्याण, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मगौरव। और निवारण किसका करना है? भ्रष्टाचार,
परिवारवाद और तुष्टीकरण। अब बाकी आप मुद्दे का कयास लगाते रहिए और उस पर बहस करते रहिए तो अपनी एक अलग बात है। हमने जो बात नहीं, कही, इसके अंदर अगर हमने अमीश भारत देवगन शब्द का कयास प्रयोग लगा रहा है, किया, ऐसा इसमें नहीं कई है। वन प्रोजेक्ट नेशन वन इलेक्शन पर आपने कमेटी बनाई, फॉर्मर प्रेसिडेंट इससे पहले किस कमेटी में गए? पॉइंट नंबर 1। हाँ, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, नहीं, तो भारत हम ये तो कह भारत रहे हैं वाला ना, विषय आप ये लेकर बताइए। आए, दोनों प्रेसिडेंट बातें ऑफ भारत वन आपने नेशन, लिखा, वन इलेक्शन। ये मेरे लिखने से कोई थोड़ी ऐसा हो तो नहीं जाएगा। कि कोई नई बात हमने कही है। नहीं, मैं सुनिए, तो मैं कह रहा हूं वन नेशन वन इलेक्शन हमने तो पहली बार बोला नहीं कही, कांग्रेस पहली के बार नहीं नेताओं ने कही। भी बोला, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत जी। और इस दौर में पहले 20 साल तक वन नेशन वन इलेक्शन होता था, 47 से लेकर 67 तक। तो कोई ऐसे नई बात तो नहीं है, बहुत से लोग सैद्धांतिक रूप में बोल चुके हैं, बस इसके बारे में चर्चा हुई। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन के प्रॉब्लम उनको है जो वन कोalition वन कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। आज तक 4 मीटिंग करके कोऑर्डिनेटर तो अपॉइंट नहीं कर पाए, गठबंधन का अध्यक्ष तो छोड़िए। तो वन कोलिशन वन कोऑर्डिनेशन जो नहीं कर पा रहे हैं, वो मुद्दा बना रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन एक राजनीतिक मुद्दा है। जी संजय निरुपम, क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने लगातार गोल पोस्ट को बदला है, एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करी है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी हर दिन 2024 की तैयारी कर रही है? और अभी हाल ही में G20 की बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा ने बोला, बीजेपी ने बोला कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने एक सफल आयोजन करा है और दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी इसकी तारीफ करी है, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया के हो, चाहे ऋषि सुनक साहब हो, चाहे वर्ल्ड वाइड के कोई भी लीडर्स हो, चाहे वो IMF प्रेसिडेंट हो। प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर किसी को ऐतराज नहीं है, तो आप भारत के राष्ट्रपति के तरफ से हिंदी में इनवाइट भेजिए ना, अंग्रेजी में क्यों भेज रहे हैं भाई? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हिंदी ट्रांसलेशन है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। तो या तो भारत का राष्ट्रपति लिखिए या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखिए, लेकिन चूंकि आपको एक नया शिगुफा छोड़ना है, आपको एक नए ढंग से लोगों के अंदर एक चर्चा का नया विषय, ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान बटा के रखना है। महंगाई जिससे हाहाकार मचा हुआ है, डीजल पेट्रोल से लेकर के खाने पीने की चीजें इतनी महंगी, आपकी थाली 28% महंगी हो गई है, गरीब लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है, उससे लोगों का ध्यान हटाना है। निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी है, 22 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार आपके देश में घूम रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उससे लोगों का ध्यान हटाना है। निश्चित तौर पर जो पूरे देश में एक जो सामाजिक विभेद पैदा हुआ है, सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ है, उससे लोगों का ध्यान बटाना है। इसलिए इस प्रकार के सिगुफे रह करके छोड़े जाते हैं ताकि लोग और पूरा मीडिया इसमें बिजी रहे और हमारी असफलताओं की तरफ लोगों का ध्यान ना आए। आखिरी 1 मिनट, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए 40 सेकंड। ये मैं मानता हूं कि इस समय जून के महीने में महंगाई की दर 4.5% थी, जो ये कह रहे हैं। हाँ, जुलाई से लेके अगस्त के बीच में इस देश के पूरे क्षेत्र में प्रचंड बारिश हुई, जिससे जो पेरिशेबल चीजें हैं उनके दाम अचानक बढ़ गए। ये बात मैं स्वीकार करता हूं, 2-3 महीने में नियंत्रित हो जाएगा। मगर शिगुफे की बात से पूछता हूं कि एक G20 समिट हुई है, संजय जी, एक G20 कंट्री बता दीजिए महंगाई की दर हमसे कम हो, बता दीजिए। संजय निरुपम, राहुल गांधी जहां जहां से घूम के ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और एक कंट्री बता दीजिए जहां विकास की दर हमसे ज्यादा हो, बताइए। इस बुरी से बुरे दौर में हम सबसे ये जो बार बार सुधांशु त्रिवेदी बोलते हैं कि भारत को विदेशी नजरिए से नहीं देखना चाहिए, और कांग्रेस के लोग भारत को विदेशी नजरिए से देखते हैं, इसलिए इंडिया इंडिया बोलते हैं। वो अपनी हर असफलता को छुपाने के लिए विदेशी अर्थव्यवस्था की तरफ ध्यान बटाते हैं। तो मतलब अमेरिका अगर इकोनॉमिक रिसेशन में चल रहा है तो हिंदुस्तान को भी इकोनॉमिक रिसेशन में होना चाहिए क्या? तब 2008 में जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन में थी, तब हिंदुस्तान को बचाया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। भारत को आर्थिक मंदी के दौर में घुसने नहीं दिया, पड़ने नहीं दिया था। तो आप उस तरह का शासन सामने रखिए ना, जब पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है तो हिंदुस्तान की महंगाई नियंत्रित हो। यह हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता आपसे अपेक्षित करती है, लेकिन यह अपेक्षा पूरी नहीं करते आप बोलते हैं चूंकि यूरोप में भी महंगाई बढ़ गई इसलिए यहां भी महंगी चीज खाओ। ये जो व्हाट्सएप ज्ञान है ना, ये आप अपने पास रखिए। भारत की जनता इस समय तकलीफ में है, कष्ट में है, उसकी तकलीफ दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जी समय समाप्त हो रहा है। 10 सेकंड बचने के लिए बाकी देशों में जो हो रहा है उसके तरफ ध्यान मत दीजिए। संजय जी कष्ट के साथ कहना चाहता हूं कि व्हाट्सएप ज्ञान नहीं, इस प्रकार की बात आप लोगों को मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। आज वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी है कि नहीं? मनमोहन सिंह ग्लोबल इकोनॉमी बनाए थे, क्या बच्चों जैसी बात करते हैं? और ग्लोबल डेमोक्रेसी नहीं है, मगर राहुल गांधी जाके ये कहेंगे कि डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करो। वाह,
और अर्थव्यवस्था जो कि पूरी दुनिया की जुड़ी हुई है, आप ही ग्लोबलाइजेशन लाए थे, और अब ये बचकानी बात कहना, भाई तो मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया डूब रही है, उसके बावजूद संभले हुए हैं। समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज उलट पलट गए। ये बताइए, चाइना में रिसेशन है, यूरोप में रिसेशन है, अमेरिका में है, और पाकिस्तान और श्रीलंका के तो हालत खराब है। उसके बावजूद ये कहना कि हमारे जहाज का जो स्टुअर्ड चला रहा है, कप्तान, वो हिचको जी समय ये मुझे फिर मैं कह रहा हूं, ये बचकानी नहीं, शातिराना बात है। शातिराना बात है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा और आपने जबरदस्त रिएक्शन दिया। नमस्कार, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में